जोधपुर, जिसमें जोध मतलब राव जोधा और पुर मतलब सिटी। तो जोधपुर का नाम राठौड़ वंश के प्रमुख राव जोधा जी के ऊपर रखा गया, जिन्होंने 1459 में जोधपुर की स्थापना करी थी। जोधपुर पहले मारवाड़ के नाम से जाना जाता था। जोधपुर राजस्थान में लोकेटेड है और ये राजस्थान की सेकंड लार्जेस्ट सिटी है, जिसे ब्लू सिटी भी कहा जाता है, क्योंकि आपको यहाँ की घरों के कलर्स ब्लू दिखाई देंगे। जोधपुर ट्रैवलर्स के बीच में एक बहुत ही फेमस डेस्टिनेशन है, जहाँ पर आपको डोमेस्टिक के साथ ही अनेकों फॉरेन ट्रैवलर्स भी देखने को मिल जाएंगे। जोधपुर मशहूर है अपने मेहरानगढ़ फोर्ट, यहाँ की हवेलियाँ, टेम्पल्स, ब्यूटीफुल गार्डन, डिलीशियस फूड और रिच मारवाड़ी कल्चर के लिए। तो इस वीडियो में हम देखेंगे द ब्यूटीफुल एंड हिस्टोरिकल कैपिटल ऑफ मारवाड़, जोधपुर को। सो हेलो नमस्कार खम्मा गणी, स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। मेरा नाम है अभिषेक और आज की वीडियो में मैं आपको करवाने वाला हूँ टूर मारवाड़ की राजधानी और राजस्थान की ब्लू सिटी के नाम से मशहूर जोधपुर के। सो लेट्स बिगिन। तो जोधपुर के दिन की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं मेहरानगढ़ फोर्ट से। इस किले की नींव 1459 में जोधपुर के संस्थापक राव जोधा जी ने की थी। एंड आपको मैं बता दूं कि ये भारत का सबसे बड़े किलों में से एक किला है। तो चलिए हम लोग चलते हैं किले के अंदर और देखते हैं हमें अंदर क्या क्या देखने को मिलता है। मेहरानगढ़ फोर्ट की एंट्री टिकट है 200 रुपीज और अगर आप स्टूडेंट, सीनियर सिटीजन या फिर आर्मी पर्सनल हो तो आपके लिए सिर्फ 100 रुपीज टिकट देने होंगे, लेकिन उसके लिए आपके पास एक वैलिड आई कार्ड होना जरूरी है। मेहरानगढ़ फोर्ट अपने शानदार आर्किटेक्चर और हिस्ट्री के कारण एक बहुत ही विशेष स्थान रखता है। भारत के सबसे शानदार किलों में से एक इस मेहरानगढ़ किले का निर्माण राव जोधा जी के द्वारा 1459 ईस्वी में करवाया गया था। यह किला 125 मीटर ऊंची पहाड़ी पर स्थित है और टोटल 1200 एकड़ की एरिया में फैला हुआ है। एंड ट्रस्ट मी, ये मेरा पर्सनल फेवरेट किला है। किले के टॉप तक पहुंचने के लिए एक लिफ्ट भी बनी हुई है, जिसके लिए आपको अलग से 50 रुपए देने होंगे। ऑल्दो ये ऑप्शनल है बट स्टिल आई विल रिकमेंड, क्योंकि ये लिफ्ट कुल 120 फीट की हाइट तक जाता है, जो कि लगभग 12 फ्लोर के बराबर है। लिफ्ट से हम फोर्ट के टॉप तक पहुंच चुके हैं, जहाँ पर कई सारे तोप भी रखे हुए हैं। एंड इस पॉइंट से हमें ब्लू सिटी के शानदार नजारे भी देखने को मिलते हैं। वेल, इसे हम लोग थोड़ी देर बाद फिर से देखेंगे। शाम को इस जगह पर एंट्री क्लोज कर दी जाती है और इसे एक रेस्टोरेंट के रूप में कन्वर्ट कर दी जाती है। आप इस शानदार से जगह पर फूड भी एंजॉय कर सकते हैं। एनीवेज, अब हम लोग यहाँ से टॉप टू बॉटम फोर्ट को एक्सप्लोर करते हुए चलेंगे। तो ये है श्रृंगार चौक। इस कोर्टयार्ड में ही जोधपुर के राजाओं की राज तिलक हुआ करता था। आप देख सकते हो इस कोर्टयार्ड को जोधपुरी लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल करके बनाया गया है। श्रृंगार चौक पर बनाए गए झरोखों पे हाथों से बहुत ही सुंदर सी नक्काशी की गई है। इन झरोखों से हवा और सूरज की रोशनी अच्छे से आर पार हो जाया करती थी। साथ ही इन झरोखों से रानियां इस कोर्टयार्ड में होने वाले सारे आयोजनों को भी देखा करती थी। वेल, सबसे पहले हम लोग चलते हैं किले की आर्ट गैलरी में। भारत और राजस्थान के मैप्स में आप देख सकते हो कि मारवाड़ रियासत कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था। पोखरन, मंडोर, मेड़ता, नागौर, पाली सभी मारवाड़ रियासत के अंडर ही आया करते थे। मारवाड़ में मिनिएचर पेंटिंग का भी काफी चलन हुआ करता था। आप देख सकते हो आर्टिस्ट के द्वारा यूज किए जाने वाले कलर्स एंड टूल्स। यू कैन नोटिस सारे कलर्स यहाँ पे नेचुरली डिराइव्ड हैं, या तो किसी एलिमेंट से या फिर किसी कंपाउंड से। पहले आर्टिफिशियल कलर्स होते भी नहीं थे, इसलिए इन कलर्स को फूल पत्तियों को सुखाकर या फिर नेचुरली प्रेजेंट एलिमेंट से ही एक्सट्रैक्ट किया जाता था। पहले डिफरेंट डिफरेंट इमोशंस को आर्टिस्ट पेंटिंग का रूप दिया करते थे, जैसे कि ये यमुना घाट पर कृष्ण लीला, राधा कृष्ण प्लकिंग फ्लावर्स, शिव पार्वती विवाह, राधा रानी सेंडिंग मैसेज टू कृष्णा, और ये होली खेलते हुए राजा बखत सिंह की तस्वीर। खैर, आर्ट गैलरी देखने के बाद हम पहुंच गए टेक्सटाइल गैलरी में। पहले के समय में राजाओं का यही ऑफिशियल ड्रेस हुआ करता था। राजाओं को इसके साथ पैजामा, पगड़ी और महंगे आभूषण पहने देखा जा सकता था। टेक्सटाइल गैलरी में ही हमें एक टेंट भी देखने को मिलता है। राजा जब कभी जंगलों में शिकार करने जाया करते थे तो कुछ इस तरीके से ही उनका टेंट लगाया जाता था, और इस जगह पर उन सारे टेंट्स के फैब्रिक और उन पे बने हुए पैटर्न्स को पोर्ट्रे किया गया है। इनमें से कुछ का इस्तेमाल टेंट के टॉप को बनाने के लिए, तो कुछ का इस्तेमाल बॉटम बनाने के लिए, कुछ सर्कुलर टेंट्स बनाने के लिए, तो कुछ को कपड़े के पंखे बनाने के लिए इस्तेमाल में लिया जाता था। आप यहाँ पर इन सारी फैब्रिक्स को छू करके फील भी कर सकते हो। ये है महारानियों के पोशाक। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, इसे ओढ़नी घाघरा कहते हैं। ये है राजकुमारों द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र। दिस इज शीश महल। ऑल्दो आमेर फोर्ट के कंपैरिजन में ये काफी छोटा है, बट लुक एट दिस, कितना खूबसूरत है ये। हम देख सकते हैं इसके पूरे दीवारों पर सिल्वर का वर्क किया गया है। जस्ट इमेजिन, पहले जब रात में इसमें मसाले जलाई जाती होंगी तो इसमें लगी कांचों से होने वाले रिफ्लेक्शन से ये कितना जगमगा जाता होगा। यह कमरा महाराजा अजीत सिंह जी का शयन कक्ष हुआ करता था, जिन्होंने 1629 से 1724 तक जोधपुर पे राज किया था। तो अब हम लोग पहुंच गए हैं मेहरानगढ़ फोर्ट के फूल महल में। फूल महल का निर्माण महाराजा अभय सिंह जी के द्वारा अपने मनोरंजन के लिए करवाया गया था।
फूल महल के छत पर बेहद आकर्षक फूल पत्तियां और राजाओं और उनके एंसेस्टर्स के चित्र असली सोने के काम से चित्रित किए गए हैं। इस जगह पे संगीतकार गाना बजाना किया करते हैं और कवि अपने कविताएं सुनाकर राजा का मनोरंजन किया करते थे। फूल महल को सुंदर बनाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी गई है। आप हैरान हो जाओगे कि इस फूल महल के छत पर जो सोने का काम है उनमें 29 किलो सोने का उपयोग किया गया है। इवन यहाँ पर हम जो कलरफुल ग्लासेस देख रहे हैं वो उस समय बेल्जियम से इंपोर्ट किया गया था। तो अब हम आ गए हैं फोर्ट के सबसे ऊपरी भाग में, जहाँ पर है आर्मरी सेक्शन यानी कि शस्त्रागार। यहाँ हमें तरह तरह की तलवारें, सुरक्षा कवच, कटारें, तरह तरह की बंदूकें और फरसे भी देखने को मिलते हैं। आइए देखते हैं इस किले का एक और खूबसूरत कमरा जिसे कहते हैं तखत विलास। इस महल को 33वें राठौड़ शासक महाराजा तखत सिंह ने अपने बेडरूम के तौर पर बनवाया था। आप देखेंगे कि इस महल के हर हिस्से में दीवारों पर अलग अलग प्रकार के खूबसूरत चित्र बनाकर इसे सजाया गया है। न केवल इसकी दीवारों पे, इसके फर्श पर भी बहुत ही खूबसूरत सी पेंटिंग्स बनाकर इसकी सुंदरता को चार चांद लगाई गई है। सेंटर में हम देख सकते हैं राजा का बिस्तर और उसके ऊपर हाथ से हिलाए जाने वाले पंखे भी लगाए गए हैं। इसके बाद हम पहुंचते हैं सरदार विलास में, जहां हमें 18वीं शताब्दी में बने हुए लकड़ी के दरवाजे और खिड़कियां प्रदर्शित की गई हैं। इन लकड़ियों से बने हुए दरवाजों और खिड़कियों पर बेहद सुंदर नक्काशी भी की गई है। इनमें से कुछ दरवाजों पर तो हाथियों के दांत और राख से भी चित्रकारी करी गई है। ये है किले का अगला हिस्सा जिसे कहते हैं झांकी महल यानी कि पैलेस ऑफ ग्लिम्पसेस। यहाँ से रानियां बने हुए झरोखों से बाईं ओर दौलत चौक और दाईं ओर श्रृंगार चौक पे होने वाले कार्यक्रमों को देखा करती थी। जब भी शाही परिवार में किसी का जन्म हुआ करता था तो राजा उनके लिए इस तरह के खूबसूरत से पालने बनवाते थे। इसलिए ही इस झांकी महल में आपको ढेरों सारे हाथों से चलने वाले पालने देखने को मिलेंगे। अब हम जिस कोर्टयार्ड में पहुंचे हैं इसे कहते हैं होली चौक। इस कोर्टयार्ड में रानियां, पटरानियां और दासियां होली का त्योहार मनाया करती थी, इसीलिए इसे होली चौक कहते हैं। इस जगह पे पुरुषों के आने की अनुमति नहीं थी, इसलिए ही यहाँ के पहरेदार भी किन्नर ही हुआ करती थी। यहाँ बनी दीवारों में भी हम देख सकते हैं कि इन जालियों में कितनी शानदार नक्काशियां करी गई हैं। किले के इस पार्ट को मोती महल कहते हैं। ये इस किले का दीवाने खास भी हुआ करता था। राजा अपने सिंहासन पर बैठते और नीचे में उनके सामने लगे हुए गद्दियों पर मंत्री बैठा करते थे। इस मोती महल को भी बहुत ही सुंदर से रंग बिरंगे कांचों से सजाया गया है। मोती महल के छत पर भी आपको बहुत ही सुंदर सा सोने का किया हुआ काम देखने को मिलेगा। तो मोती महल देखने के बाद अब हम इस किले के सबसे निचले हिस्से में पहुंच गए हैं, जिसे कहते हैं जनाना देवड़ी यानी कि फीमेल गेट। ये इस किले का सबसे पुराना भाग है, जिसका निर्माण भी किले के निर्माण के साथ ही 1459 में हुआ था। किले के इस पार्ट में भी पुरुषों का प्रवेश वर्जित था। महिलाएं इस गेट के सहारे ही इस किले में आया करती थी। जनाना देवड़ी से बाहर निकलते ही हमें कई छोटे छोटे दुकानें देखने को मिलती है, जहां पर आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। किले में ही मुझे एक बहुत ही शानदार सी दुकान देखने को मिली, जिसमें हमें ज्वेलरीज, ऑर्नामेंट्स, कपड़े, सोविनियर्स वगैरह देखने को मिले। ओरिजिनलिटी का मैं दावा नहीं करता, आप लेने से पहले एक बार जरूर चेक कर लीजिए, लेकिन मुझे देखने में बड़े खूबसूरत लग रहे थे। तो इसके साथ ही हम लोग चलते हैं किले से बाहर की ओर। अगर हम लोग लिफ्ट से ऊपर नहीं गए होते तो हमें इस रास्ते से ही ऊपर जाना पड़ता। किले के दरवाजे पे आप देखेंगे कि यहाँ पर कई सारे हाथों के निशान बनाए गए हैं। पुराने समय में राजा की मृत्यु के बाद जब उन्हें दाह संस्कार के लिए ले जाया जाता था, तब रानियां यहाँ सिंदूर से अपने हाथों को रंगकर अपने हाथों का निशान लगाया करती थी और उसके बाद वो राजा की ही चिता में जिंदा जलकर सती हो जाया करती थी। ये है लोहा पोल गेट यानी कि आयरन गेट। इसके ऊपर लोहों की कीलें लगाई गई हैं ताकि अगर कभी महल पर आक्रमण के दौरान हाथियों से भी किले के दरवाजों को तोड़ने का प्रयास किया जाए तो ये कीलें हाथियों को चुभे और वो दर्द के मारे पीछे हट जाएं। लोहा पोल गेट के ही द्वार पर आपको कुछ राजस्थानी फोक आर्टिस्ट यहाँ की फोक म्यूजिक बजाते हुए दिखेंगे। किले की दीवारों पर हमें कुछ जगह पर तोपों के गोलों के निशान देखने को मिलते हैं। 1808 में जोधपुर के राजा मान सिंह के शासनकाल में जयपुर के राजा जगत सिंह ने आक्रमण कर दिया था और पूरा जोधपुर शहर को कब्जा लिया था और इस किले को भी घेर लिया था। अथक प्रयास करने के बावजूद वो इस किले को फतेह नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने तोपों के सहारे इस किले पर खूब गोले दागे और उन्हीं तोपों की निशानियां आज भी इसकी दीवारों पर हैं। और इस युद्ध में विजयी होने के ही उपलक्ष्य में महाराजा मान सिंह ने इस किले के प्रथम द्वार यानी कि जय पोल का निर्माण करवाया। अगर आप एडवेंचर लवर हो तो आप फोर्ट से ही जिपलाइन की फैसिलिटी अवेल कर सकते हो, जिसके लिए आपको देने पड़ेंगे 2000 रुपीज़। जिपलाइन की टोटल लेंथ 1.6 किलोमीटर की है, जिसमें आपको फोर्ट का जो टॉप व्यू देखते हुए जाओगे और साथ में आपको राव जोधा डेजर्ट पार्क में वो ड्रॉप कर देंगे। अब मैं बताने वाला हूँ कि क्यों इस किले को एक शापित किला भी कहा जाता है। मेहरानगढ़ फोर्ट के निर्माण के समय राव जोधा जी एक ऊंची जगह को ढूंढ रहे थे। तब उन्हें एक ऊंची पहाड़ी मिली जिसका नाम था भाखुड़ चिड़िया यानी कि चिड़ियों का पहाड़।
जिसपे एक संत तपस्या किया करते थे जिनका नाम था चिड़ियानाथ। जब राजा के कहने पर वो वहाँ से हटने को तैयार नहीं हुए, तब राव जोधा जी ने करणी माता से मदद मांगी और करणी माता जी के कहने पर चिड़ियानाथ जी को वो जगह छोड़कर जानी पड़ी। लेकिन जाते जाते उन्होंने इस जगह को साफ दे दिया कि यहाँ हमेशा पानी की कमी बनी रहेगी और इस कर्ज को खत्म करने का सिर्फ एक ही तरीका था कि किसी जिंदा इंसान को इसमें दफनाया जाए और उस पे इस किले का निर्माण किया जाए। राजा राम मेघवाल नाम के एक आदमी ने सांप से मुक्ति दिलाने के लिए अपनी जान स्वेच्छा से दे दी। तो जैसे ही आप लोग मेहरानगढ़ फोर्ट से निकलकर थोड़ी ही दूर चलोगे तो आपको एक स्टैचू देखने को मिलेगी, जो कि आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे। ये स्टैचू राव जोधा जी की है, जिन्होंने जोधपुर शहर को बसाया है। एंड आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि ये घोड़े पर सवार है और एक उंगली को पॉइंट कर रहे हैं, और वो पॉइंट कर रहे हैं मेहरानगढ़ फोर्ट की ओर। वेलकम टू द ताजमहल ऑफ मारवाड़। अभी हम लोग पहुँच गए जसवंत थाड़ा। 1899 में महाराजा सरदार सिंह ने अपने पिता महाराजा जसवंत सिंह II के लिए इसका निर्माण करवाया था। तो चलिए हम लोग चलते हैं अंदर और देखते हैं हमें अंदर क्या क्या देखने को मिलता है। जसवंत थाड़ा की एंट्री टिकट इंडियंस के लिए 30 रुपीज़ और फॉरेनर्स के लिए 50 रुपीज़ है एंड इसकी टाइमिंग 9 AM to 5 PM है। जसवंत थाड़ा के बगल में ही एक ब्यूटीफुल सा लेक दिखाई देता है। इस झील का निर्माण महाराणा अभय सिंह जी के द्वारा करवाया गया था। जसवंत थाड़ा ये एक व्हाइट मार्बल से बना एक ब्यूटीफुल सा मॉन्यूमेंट है, जिसका निर्माण महाराजा सरदार सिंह ने अपने पिता जसवंत सिंह II के याद में 1899 में करवाया था और तब से ये मारवाड़ राजाओं के लिए शमशान भूमि के रूप में काम करता है। व्हाइट मार्बल से बने इस ब्यूटीफुल मेमोरियल को अक्सर ताजमहल ऑफ मारवाड़ भी कहा जाता है, और कहे भी क्यों ना, इसमें भी ताजमहल में यूज मार्बल का ही इस्तेमाल किया गया है और ये भी वैसा ही खूबसूरत है। जसवंत थाड़े मेमोरियल में हमें राजस्थानी आर्किटेक्चर के साथ साथ मुगल आर्किटेक्चर भी देखने को मिलता है। थड़े के अंदर राजाओं की पूजा भी करी जाती है। यहाँ की दीवारों पे मारवाड़ के राजाओं की पेंटिंग्स लगाई हुई हैं। महाराजा जसवंत सिंह II के याद में बने इस जसवंत थाड़े में महाराजा जसवंत सिंह II से लेकर महाराजा हनुमंत सिंह की सफेद पत्थर से छतरियां बनी हुई हैं। महाराजा जसवंत सिंह II के मृत्यु के पश्चात मारवाड़ के सभी राजाओं का अंतिम संस्कार इसी जगह पर किया जाता था। अंतिम संस्कार के बाद राजाओं की मृत्यु के स्मृति में छतरी का निर्माण किया जाता था। मेहरानगढ़ फोर्ट और जसवंत थाड़ा दोनों ही आस पास स्थित है, इसलिए इन दोनों को एक साथ एक्सप्लोर करने के बाद हम लेते हैं एक ऑटो और निकल पड़ते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, जो कि है उम्मैद भवन पैलेस। तो अभी मैं पहुंच गया हूं उम्मैद भवन पैलेस। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि उम्मैद भवन पैलेस को 3 भागों में बांटा गया है। पहले भाग में यहाँ की रॉयल फैमिली आज भी यहाँ रहती है। दूसरे भाग को एक म्यूजियम के रूप में कन्वर्ट किया गया है, जहाँ पर टूरिस्ट आ सकते हैं। थर्ड पार्ट को एक होटल के रूप में कन्वर्ट किया गया है, जो कि मैनेज करती है ताज ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। तो चलिए हम लोग चलते हैं और हम म्यूजियम का टिकट लेते हैं और इंटर के देखते हैं कि अंदर में क्या क्या देखने को मिलता है। उम्मैद भवन पैलेस की एंट्री टिकट है 30 रुपीज एंड इसकी टाइमिंग है 9 AM to 5 PM। उम्मैद भवन पैलेस वर्ल्ड लार्जेस्ट प्राइवेट रेसिडेंस है, साथ ही ये भारत का सबसे यंगेस्ट पैलेस भी है, जिसका निर्माण 1943 में महाराजा उम्मैद सिंह जी के द्वारा करवाया गया था। इस पैलेस का निर्माण कार्य 1929 में शुरू हुआ था। तब जोधपुर में बहुत ही भयंकर अकाल पड़ा था। तब राजा ने ये महल बनवाया ताकि यहाँ के लोगों को रोजगार मिल सके और अपना वो पेट भर सके। यहाँ आज भी मारवाड़ के राजा गज सिंह अपने परिवार के साथ रहते हैं। उम्मैद भवन पैलेस को 3 हिस्सों में बांटा गया है, जिनमें से पहले हिस्से को एक होटल के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया है, जो कि ताज ग्रुप के द्वारा मैनेज किया जाता है। दूसरे पार्ट को एक म्यूजियम के रूप में और तीसरे पार्ट को एक रॉयल फैमिली के रेसिडेंस के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया है, जिसमें उम्मैद भवन पैलेस के इस टिकट में हम सिर्फ म्यूजियम पार्ट को ही एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ के म्यूजियम में हमें डिफरेंट हिस्टोरिकल पिक्चर्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा भी आपको यहाँ कई हिस्टोरिक आर्ट, पिक्चर, रॉयल फैमिली के फोटोग्राफ्स, जोधपुरी कल्चर, आर्ट एंड आर्टिफैक्ट्स देखने को मिलते हैं, जिनमें से कुछ यहाँ के नेटिव हैं तो कुछ चीज़ें इम्पोर्टेड भी हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों में मुझे सबसे यूनिक लगी यहाँ की एंटिक घड़ियों का कलेक्शन। यहाँ आपको ढेरों डिफरेंट शेप, साइज, ज्योमेट्री की अलग अलग जगहों से मंगाई गई घड़ियों का कलेक्शन देखने को मिलेगा।
इन सब के अलावा हमें यहाँ पर खतरनाक विंटेज कार्स का कलेक्शन भी देखने को मिलता है। ग्लास से ये पैक्ड है इसलिए थोड़ा रिफ्लेक्शन हो रहा है, लेकिन आप देख सकते हो कितने वेल मेंटेन है ये कार्स। इनमें से कोई फ्लैट टायर्ड भी नहीं है। आज भी इनकी सर्विसिंग करवाने के लिए लोग विदेशों से बुलाए जाते हैं। तो मैकमोहन पैलेस हम लोगों ने एक्सप्लोर कर लिया, अच्छी जगह है। अगर आप भी यहाँ आ रहे हैं तो डेफिनेटली एंजॉय करोगे। मुझे ये भी पता चला कि इसी जगह पर प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस की शादी भी हुई थी। वेल, उमैद भवन पैलेस एक्सप्लोर करने के बाद हमने ली एक रैपिडो और निकल गए अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, जो कि है तूरजी का झालरा। तो अभी हम लोग पहुंच गए तूरजी का झालरा। ये एक स्टेपल है, हिंदी में स्टेपल को बावड़ी कहते हैं। पहले के टाइम में बावड़ियों का इस्तेमाल शहर में पानी की कमी को पूर्ति करने के लिए की जाती थी। अगर हम लोग इस बावड़ी की बात करें तो 1740 ईस्वी में महाराजा अभय सिंह जी की पत्नी तुंवर जी ने इस बावड़ी का निर्माण करवाया था। नगर की सभी औरतें अपने घरों के लिए यहाँ पे पानी ले जाने भी आया करती थी। 200 फीट गहरे इस झालरे की सीढ़ियों पर बैठकर वो खुद को जोधपुर की तपती गर्मी से बचाया भी करती थी। और औरतें जहाँ बैठेंगी वहाँ पंचायत तो होना ही है। तो आप कह सकते हो कि उस टाइम के लिए एक हैंगआउट प्लेस भी था। यहाँ पे नीचे बहुत सारे लोग गए हुए हैं, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं नीचे जा सकूँ। मुझे यहीं से देखकर चक्कर आ रहा है। मैं नीचे जाऊँगा तो पता नहीं गिर जाऊँगा, कुछ हो जाएगा। पता नहीं पहले की औरतें कैसे नीचे जाकर के पानी लाया करती थी, ऊपर अपने घरों में ले जाया करती थी। हैट्स ऑफ टू देम। तो तूरजी का झालरा एक्सप्लोर करने के बाद मैं पहुंच गया पास में ही जोधपुर की मोस्ट फेमस सरदार मार्केट। सरदार मार्केट को हम लोग जोधपुर सिटी की सिटी सेंटर भी कह सकते हैं। सरदार मार्केट में ही स्थित है घंटा घर। राजा सरदार सिंह ने इस घड़ी को लंदन से मंगवाया और इस क्लॉक टावर का निर्माण करवाया था। आप इस क्लॉक टावर के ऊपर जाकर मार्केट का टॉप व्यू भी देख सकते हैं। जैसे ही उस समय यहाँ क्लॉक टावर बनी, वैसे ही यहाँ चारों ओर मार्केट्स भी बनने लगे और राजा के ही नाम के ऊपर इस मार्केट का नाम सरदार मार्केट रखा गया। सरदार मार्केट से आप बेहतरीन क्वालिटी की मसाले और लाख की चूड़ियों की खरीदारी भी कर सकते हैं। खाने पीने और स्ट्रीट फूड्स के लिए भी ये एक परफेक्ट मार्केट है। अगर आप सरदार मार्केट विजिट कर ही रहे हैं तो यहाँ पर शाही समोसा शॉप का समोसा भी जरूर ट्राई करें। आपको थोड़ी भीड़ का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन ये वर्थ है। उसके बाद उसके जस्ट बगल वाली शॉप अरोड़ा नमकीन पे हमने पालक चाट ट्राई किया एंड दैट वाज रियली डिलीशियस। उसके बाद उसी शॉप पर मैंने शाही मखानिया लस्सी भी ट्राई करी। कंसिस्टेंसी लस्सी का काफी अच्छा था। खैर, इन सारी चीजों को खाने पीने के बाद मैंने सामने से ही ले ली बस और पहुंच गया अपने हॉस्टल। मिलते हैं आपसे कल। The next morning. तो आज हमारा डे 2 है जोधपुर में और हम लोग रेडी हो गए हैं बाहर निकलने के लिए। लेकिन सोचा कि उससे पहले मैं आपको अपने हॉस्टल का टूर दे देता हूँ। तो ये है कुछ हॉस्टल। यहाँ पर आप देख सकते हो कि कुछ बिन बैग्स, चेयर्स वगैरह रखे हुए हैं। और इस साइड में अगर देखो तो यहाँ पर एक झूला भी लगा हुआ है, जहाँ पर हम लोग बैठ करके झूले का आनंद ले सकते हैं। बाकी हॉस्टल अच्छा है यहाँ पर, और लेकिन क्राउड बिल्कुल यहाँ का डेड है। हम लोगों ने पुष्कर में रहा था, वहाँ का क्राउड नेक्स्ट लेवल था और वो काफ़ी चीप भी था। तो खैर ठीक है, आप अगर आप यहाँ आ रहे हैं, जोधपुर आ रहे हैं, तो इस हॉस्टल को चेकआउट कर सकते हैं। संत कृपा बैकपैकर हॉस्टल इसका नाम है। चलिए अब हम लोग अपनी डॉर्मेट्री को दिखाते हैं। हालांकि डॉर्मेट्री में कुछ लोग सो रहे हैं, तो वहाँ पर मैं वॉइस नहीं दे पाऊँगा क्योंकि डिस्टर्ब करना अच्छी बात नहीं है। तो चलिए मैं आपको दिखलाता हूँ, वहाँ पर मैं वॉइस ओवर कर दूँगा। तो कुछ ऐसा था हमारा डॉम। आप लोग देख सकते हो नीचे में मेरे बैग्स पड़े हुए हैं, रक्षक बैग, और कुछ ऐसा है हमारा डॉम बेड। आप बेड देख सकते हो, तकिया दिया हुआ था, एक ब्लैंकेट दिया हुआ था और कर्टन लगे हुए थे ताकि आपकी प्राइवेसी मेंटेन रहे। साथ में आपको एक पर्सनल फैन और रीडिंग लाइट भी दिया हुआ था ताकि इन केस अगर आपको रात में भी पढ़ने की जरूरत पड़े तो आप उसे जलाकर पढ़ सकते हो। ये टोटल 10 बेड्स वाला डॉम था, जिसके लिए हमने पे किए थे 350 रुपीज। तो जोधपुर में डे 2 की शुरुआत करने हम लोग सबसे पहले पहुंच गए जनता स्वीट्स। अगर आप जोधपुर आ रहे हैं तो ये एक मस्ट विजिट शॉप है, जहां आपको अनेकों तरह की मिठाइयां और नमकीन देखने को मिलेंगे। राजस्थान में वैसे भी नमकीन खाने का बहुत चलन है। खैर, मेरा आज का एजेंडा है जोधपुर की प्याज कचौरी। जोधपुर की प्याज कचौरियों को एक बड़े ही यूनिक तरीके से बिना किसी चटनी के परोसा जाता है। कचौरी के अंदर ही आपको सारे फ्लेवर्स महसूस होंगे। तो अभी हम लोगों ने ले ली है जोधपुर की प्याज कचौरी। चलिए हम टेस्ट करके बताते हैं कैसा हमारा यहाँ एक्सपीरियंस रहता है।
कचौरी ऊपर से बहुत क्रिस्पी है, अंदर वाला टैगनेस भी है, आलू और प्याज का मिक्सचर इस पर फिलिंग किया हुआ है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। प्याज कचौरी ट्राई करने के बाद मैंने लिया जोधपुर का मोस्ट फेमस मिर्ची वड़ा। आई वॉज सरप्राइज कि लोग मिर्ची वड़े को वहाँ पर व्हाइट ब्रेड के साथ खा रहे थे। मैं तो पहले से ही स्केप्टिकल था कि मैं इसे फिनिश कर भी पाऊंगा या नहीं, क्योंकि तीखे से मेरी बहुत फटती है। बट सरप्राइजिंगली जब मैं खाना इसे स्टार्ट किया तो ये सिर्फ उतना ही तीखा है जितना आप इजिली डाइजेस्ट कर सको। खैर, पेट पूजा करने के बाद हम लोगों ने जोधपुर रेलवे स्टेशन के पास से ही ली बस और निकल पड़े अपने दिन के पहले डेस्टिनेशन के लिए, जो कि था मंडोर गार्डन। तो जोधपुर से बस लेकर हम लोग पहुंच गए मंडोर। मंडोर एक बहुत ही हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट जगह है। अगर हम लोग पौराणिक कथाओं की माने तो रावण की पत्नी मंदोदरी का ये जन्म स्थान भी था, अर्थात ये रावण का ससुराल भी हुआ। साथ ही साथ जोधपुर की स्थापना से पहले ये मारवाड़ की राजधानी भी हुआ करती थी, लेकिन राव जोधा जी ने इस जगह को असुरक्षित मानते हुए जोधपुर में मेहरानगढ़ किला का निर्माण करवाया। अभी ये वहाँ पर एक उद्यान बना हुआ है। तो चलिए मैं आप लोगों को अंदर ले चलता हूँ और दिखाता हूँ कि हमें अंदर क्या क्या देखने को मिलता है। इस जगह की एंट्री 10 रुपए की है, लेकिन किस्मत मानो इतना मेहरबान है कि 11 बजे तक एंट्री यहाँ फ्री है एंड मैं 10 बजे ही यहाँ पहुँच गया हूँ। तो चलिए हम लोग अंदर चलते हैं। अंदर में एक टॉय ट्रेन भी चलती है, उस पर ही बैठेंगे। मंडोर गार्डन एज द नेम सजेस्ट ये एक उद्यान है जहां आपको बहुत ही खूबसूरत सी 4 बाग प्रणाली से लगाई गई हरियाली देखने को मिलेगी। खैर, इस वीडियो में मैंने आपको थोड़ी ही देर पहले जसवंत थाड़ा दिखाया था। जोधपुर की स्थापना के बाद राजाओं का उस जगह पर ही दाह संस्कार किया जाता था, और चूंकि जोधपुर से पहले मंडोर ही राठौड़ वंश की राजधानी हुआ करती थी, इसीलिए मारवाड़ के राजाओं का मंडोर के इस जगह पर ही क्रिमेशन यानी कि दाह संस्कार किया जाता था और उनकी ही मेमोरी में इन छतरियों का निर्माण किया जाता था। ये सारी छतरियां बिल्कुल किसी प्राचीन मंदिर नुमा आकृति जैसी बनी हुई हैं। ऐसा लगता है मानो किसी बहुत ही पुराने मंदिरों के समूह में पहुंच गया हूं। इतनी शानदार जगह होने के बावजूद जोधपुर घूमने आए हुए लोगों के बीच ये शायद कम पॉपुलर है, क्योंकि यहाँ पर मुझे जोधपुर के कंपैरेटिवली काफी कम लोग दिखाई दे रहे हैं। तो हम लोगों ने अब तक जितनी भी छतरियाँ देखी उनमें ये सबसे बड़ी छतरी है जिसके आगे मैं खड़ा हूँ। ये डेडिकेटेड है महाराजा अजीत सिंह जी को। चलिए हम लोग जूते उतार कर चलते हैं छतरी के अंदर और देखते हैं उसको करीब से। आई एम रियली सरप्राइज इन सारी छतरियों को देखकर कैसे उस टाइम में इतनी महीन बारीक कलाकृतियाँ बनाई गई होंगी। इवन आज के टाइम में इतनी टेक्नोलॉजी होने के बावजूद मुझे नहीं पता है कि ऐसी कलाकृतियाँ, ऐसा रिजल्ट अचीव किया जा सकता है या नहीं। आई एम रियली सरप्राइज विथ ऑल दिस। गाइस, ये प्लेस इतना सुंदर है कि मैं क्या ही बताऊं, और इतना वेल मेंटेन्ड भी है। यहाँ पर आपको आर्किटेक्चर, मॉन्यूमेंट, ग्रीनरी सब कुछ देखने मिलता है। मतलब वन स्टॉप सॉल्यूशन है। आप यहाँ पे प्री वेडिंग शूट्स भी करवाने आ सकते हो। एंड आई एम सरप्राइज कि यहाँ का टिकट फ्री है। राजस्थान घूमना बहुत महंगा है ये मैं सोचता था, और इनफैक्ट है भी। मैक्सिमम जहाँ आप देखोगे 200, 300 ऐसे एंट्री टिकट्स हैं, लेकिन इस जगह पे आकर मेरा मेंटालिटी चेंज हो गया। Like, this is the best place. तो गाइज अभी मैं पहुंच गया हूँ एक थंबा महल एंड यू विल नॉट बिलीव, आप मेरे जो पीछे बिल्डिंग देख पा रहे हो, यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा पत्थर हुआ करता था, और ये पूरी बिल्डिंग सिर्फ और सिर्फ उस पत्थर को ही तराश कर बनाया गया है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस समय की टेक्नोलॉजी, उस समय के कारीगरों के स्किल के बारे में। एक थंबा महल के ही जस्ट बगल में एक टेम्पल है जो कि डेडिकेटेड है काल भैरव और श्वेत भैरव को। ये हैं उनकी सवारियां, काला कुत्ता और सफेद कुत्ता। काल भैरव और श्वेत भैरव का ऐसा मंदिर हमने नेपाल के काठमांडू के दरबार स्क्वायर में भी देखा था। उसी वीडियो में मैंने आपको नेपाल की जिंदा देवी के बारे में भी बताया था।
आई बटन पे उसका लिंक आ रहा होगा। आई विल सजेस्ट कि आप उस वीडियो को भी जरूर देखें। मंडोर गार्डन में ही एक स्ट्रीट आर्ट म्यूजियम भी है, जहां आप इतिहास में जाकर पुराने समय और उस लाइफस्टाइल को भी देख सकते हो। राजस्थान में ढेर सारे म्यूजियम्स है जहां आपको कई सिमिलर सी चीजें देखने को मिलेंगी, इसलिए ही इस म्यूजियम को डिटेल में दिखाकर मैं आपको कतई बोर नहीं करने वाला। आप जो यहाँ पीछे दीवारें देख पा रहे हैं, कभी ये मंडोर का किला हुआ करता था। जोधपुर की स्थापना से पहले यहाँ के शासक इसी किले में रहा करते थे। हालांकि आज तो ये एक खंडर का रूप ले लिया है। तो मंडोर गार्डन हम लोगों ने एक्सप्लोर कर लिया, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ कि एक बार टॉय ट्रेन से भी राइड ले ली जाए, ताकि अगर कोई पॉइंट हमसे छूट रहा हो तो वो भी इसमें कवर हो जाए। लोगों ने मंडोर गार्डन एक्सप्लोर कर लिया, हमारी टॉय ट्रेन राइड भी हो गई एंड आई कांट बिलीव कि इतने सस्ते में राजस्थान में कुछ घुमाया जा भी सकता है। खैर चलिए अब हम लोग चलते हैं बैक टू जोधपुर। वेल, मंडोर गार्डन घूमने के बाद मैं निकल पड़ा ये जानने की आखिर क्यों इस मैजेस्टिकल सिटी ऑफ जोधपुर को ब्लू सिटी कहा जाता है। इसे ही जानने मैं पहुंचा जोधपुर के नव चौकिया लोकेलिटी में। भाई साहब, यहाँ तो लोगों ने अपने घरों को नीले कलर में पेंट करवा रखा है एंड रियली ये बहुत ही आई प्लीजिंग है। लेकिन इंस्टाग्राम पे जैसा मैंने देखा था ऑल ब्लू, ये वैसा नहीं है। लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा कि गो टू पचैतिया हिल्स, वहाँ आपको ज्यादा नीले रंगों में रंगे और ओल्ड वाइब्स से बने हुए घर देखने को मिलेंगे। वेल, दिस वाज ट्रू टू सम एक्सटेंट, बट हाँ, इंस्टाग्राम रील्स एडिटेड होती हैं, तो कृपया आप उन पे ब्लाइंडली बिलीव ना करें। रास्ते में हमें कई नीले रंगों से रंगे आंखों को सुकून देते हुए घर देखने को मिलेंगे। अब इसके पीछे रीजंस तो कई हैं। इन घरों को नीले रंगों से रंगने की कई थ्योरीज हैं। कुछ कहते हैं कीड़ों से बचने के लिए पहले लोग अपने घरों को नीले रंगों से रंगवाया करते थे, तो कुछ कहते हैं ब्राह्मण्स फैमिली खुद को डिस्टिंक्ट रखने के लिए घरों को ब्लू पेंट करवाया करते थे, और एक थ्योरी ये भी है कि घरों को अंदर से ठंडा रखने के लिए घरों को नीले रंगों से रंगा जाता था। अब वजह चाहे जो भी हो, दिखने में सुंदर तो ये वाकई लगता है। गवर्नमेंट की ओर से भी टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए पचैतिया हिल्स पे बने हुए रास्तों में दोनों ही तरफ सुंदर सी पेंटिंग्स बनवाई गई हैं। पचैतिया हिल्स पे चढ़ाई करते ही आपको जोधपुर के शानदार टॉप व्यू देखने को मिलेगा एंड इसे देखकर ही आई गॉट माई आंसर व्हाई जोधपुर इज कॉल्ड द ब्लू सिटी ऑफ इंडिया। पचैतिया हिल्स के टॉप पर मुझे देखने को मिलता है एक मंदिर, और उसके ही पीछे है द मैग्निफिसेंट फोर्ट ऑफ जोधपुर, मेहरानगढ़ फोर्ट। तो ब्लू सिटी टूर करते करते अभी हम लोग पहुँच गए थे माँ ज्वालामुखी जी के मंदिर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी ये बंद है। खैर चलिए अब हम लोग नीचे चलते हैं एंड आप मेरे अगल बगल देख सकते हो, कम्प्लीटली डिप्ड है ब्लू कलर में। तो पचैतिया हिल से नीचे आकर मैं आज फिर से पहुंच जाता हूं सरदार मार्केट। सरदार मार्केट में रैंडमली आई वेंट टू मिश्रीलाल होटल और वहां मैंने एक लस्सी ऑर्डर करी। ट्रस्ट मी, दिस वाज द बेस्ट लस्सी आई हैव एवर टेस्टेड। आप इसकी कंसिस्टेंसी देखो, शायद इन्होंने लस्सी के ऊपर से खोया और मलाई भी डाल रखा है। थोड़ी देर में पता चला कि ये लस्सी का एक काफी फेमस शॉप है जोधपुर का। खैर लस्सी पीकर और हॉस्टल से सामान पिक करके मैं पहुंच गया जोधपुर रेलवे स्टेशन। तो अभी मैं आ गया हूँ जोधपुर रेलवे स्टेशन एंड इसके बाद ही मैं करता हूँ इस वीडियो को एंड। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो डू कंसिडर गिविंग लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में किसी नई जगह पर, तब तक के लिए बाय।